इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना। राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है। ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और माइनॉरिटीज ने क्या किया? नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे अभी नहीं दिया गया है। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। सच बोलना चाहिए, और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो? ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब ये होता है पार्लियामेंट का सेशन। क्या बात है, मजा आया ना? लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पार्लियामेंट के सेशन को गौर से देखो तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि सरकार जो है वो आज भी मुद्दों के ऊपर तो कतई बात नहीं करना चाहती। क्यों? फंस जाएगी। नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि बात को घुमा दो। कैसे घुमाओगे? एक ही टॉपिक है, हिंदुओं के ऊपर बात को ले आओ, हिंदू को खतरे में बता दो, हिंदुओं का अपमान हुआ है ये सब बता दो और बचकर निकल जाओ। है ना मोदी जी? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। बताओ, अब इस लेवल का ड्रामा चल रहा है हमारी संसद के अंदर, इतना मजेदार सर्कस चल रहा है कि हमें भी इतनी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। और हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको पता चले, आपको पूरी जानकारी मिले कि एक्चुअल में हमारी संसद के अंदर आप लोगों की कितनी बात होती है और फालतू के मुद्दों को कितना उठाया जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और वैसे भी आप खुद सोचकर देखो कितना मुश्किल होता होगा हमारे लिए इस तरह की लंबी वीडियोस को बनाना। एक तरफ तो इतने मंत्रियों की पूरी स्पीच बैठकर सुनो, और जबकि आपको अंदर से पता है कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर
कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। एनीवेज, हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज पार्लियामेंट के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा संसद दर्शन करते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक्चुअल में आपके और हमारे मुद्दों की कितनी बात होती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अब ये है हमारे नए नए चुने गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। Now, Speaker sir, why I'm saying this, and forgive me for saying this, but when you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, sir, such a प्लीज बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, एक मिनट प्लीज, ओके प्लीज, नो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट प्लीज, माननीय प्लीज, नो। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर, अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूँ कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है। स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं,
आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। वैसे तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना ये अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल बात है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सच्ची, आप खुद ही देखो। पहली बात तो लीडर ऑफ अपोजिशन पिछले 10 साल से हमारी संसद के अंदर था ही नहीं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि पिछले 10 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन को बनने नहीं दिया गया हमारी संसद के अंदर। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वैसे आपको बता दें, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है उसका। और सबसे बड़ी बात, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो संसद के अंदर जनता की आवाज होता है, मतलब आपकी और हमारी आवाज होता है। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। तो देखा जाए, ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पिछले 10 साल लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए नहीं बनने दिया ताकि जनता की आवाज गलती से संसद के अंदर कहीं गूंजने ना लगे। ये होती है मास्टर स्ट्रोक। वाह मोदी जी वाह। एनीवेज, अब लीडर ऑफ अपोजिशन 10 साल के बाद आ गया संसद के अंदर, और इस बार उसकी आवाज काफी बुलंद भी लग रही है। नहीं, सीरियसली काफी बुलंद लग रही है। मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मुद्दों से भाग नहीं रहा है, वो आगे से काउंटर जवाब भी दे रहा है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और तो और पहली बार संसद के अंदर यह नजारा देखने को मिला है कि लीडर ऑफ अपोजिशन मुद्दों को लेकर खड़ा हुआ और दूसरी तरफ सरकार अपने आप को डिफेंड करने के लिए बार बार खड़ी हो रही थी। मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर 56 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना। मैं 2 नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को
बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। और तो और पहली बार 10 साल में हमने ये नजारा भी देखा कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह वो स्पीकर ऑफ लोकसभा से संरक्षण की मांग कर रहे थे। नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या हैसियत होती है, उसकी कितनी पावर होती है कि बीजेपी के छोटे मोटे मंत्री नहीं, कोई छुटवैया नेता नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े चेहरे, इनफैक्ट टॉप के 3 लीडर्स, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन जब स्पीच दे रहा था उसकी स्पीच के बीच में बार बार खड़ा होना पड़ा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, इवन हमारे प्रधानमंत्री, उनको बीच में खड़ा होना पड़ा और उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ी। अब लीडर ऑफ अपोजिशन ने 2 मुद्दे संसद के अंदर ऐसे उठाए जो आज चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक मुद्दा है अग्निवीर का मुद्दा और दूसरा मुद्दा है हिंदू का मुद्दा। हिंदू हिंसक है या नहीं, ये मुद्दा। पहले हम थोड़ा सा अग्निवीर के ऊपर बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनको इस मुद्दे पर खड़े होकर सफाई देनी पड़ गई कि नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो एलिगेशन सरासर गलत है। अब एलिगेशन था क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनका ये कहना था कि अग्निवीर के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर 2 तरह के शहीद बना दिए गए हैं, 2 तरह के शहीद क्रिएट कर दिए गए हैं हमारी इंडियन आर्मी के अंदर। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। दूसरी तरफ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एलिगेशन सरासर गलत है, क्योंकि जब एक अग्निवीर शहीद होता है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ का सरकार मुआवजा देती है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है।
इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अब हमने जब इस मुद्दे के ऊपर रिसर्च करी तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई और वो चीज़ें हम एज इट इज़ आपको बता देते हैं। फिर आपकी समझ, आपको अगर राहुल गांधी को ठीक मानना है, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन की बात को सच्चा मानना है, आप उसको मानो। अगर आपको रक्षा मंत्री की बात को सच्चा मानना है, आप उसको मानो। देखो, एक अंतर तो साफ साफ दिख रहा है। जब एक रेगुलर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पेंशन दी जाती है, उसकी पेंशन लगा दी जाती है, और वो पेंशन क्या होती है? उसकी लास्ट टर्म सैलरी, और साथ में दिया जाता है उसको शहीद का दर्जा। और ये दर्जा सिर्फ कहने के लिए शहीद का दर्जा नहीं होता, इस शहीद के दर्जे के साथ फैमिली को कई तरह की अलग अलग फैसिलिटीज भी दी जाती है। लेकिन अग्निवीर योजना के अंदर क्या है? अग्निवीर में कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, उसके अंदर कोई पेंशन नहीं लगाई जाती, बस एक मुआवजा दे दिया जाता है। आधा अधूरा सत्य, अर्ध सत्य हमारे रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पर रखा, और उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निवीरों को 1 करोड़ शहादत होने पर देते हैं और रेगुलर सैनिक को 2.43 करोड़ से ज्यादा मिलता है। अगर वो सिपाही के रैंक में 15 साल की सर्विस करता है तो उसको 2.43 करोड़, और अगर 17 साल या 24 साल नायक या हवलदार के रैंक में करता है तो उसको तकरीबन 2.85 करोड़ के आसपास मिलता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो हमारे रेगुलर सैनिक हैं, जो अग्निवीर हैं, उनको 48 लाख इंश्योरेंस, रेगुलर सैनिक को 75 लाख, एक्स ग्रेशिया अमाउंट अग्निवीर को 44 लाख, रेगुलर सैनिक को 55 लाख। शहीद का दर्जा रेगुलर सैनिक को, अग्निवीर को कोई शहीद का दर्जा नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोई दर्जा नहीं। दोनों को 8-8 लाख रुपया बैटल कैजुअलिटी फंड से मिलेंगे, दोनों के लिए वो बराबर है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में आए हुए अग्निवीर को शहीद का कोई दर्जा नहीं, और शहीद के दर्जे से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, सम्मान है, वो नहीं है। इसके साथ साथ जो अग्निवीर सैनिक है, अगर वो डे वन पर शहीद हो जाता है सर्विस में तो 4 साल तक लगातार उसको फुल सैलरी मिलेगी, जो तकरीबन 13 लाख के आसपास आता है। लेकिन जो हमारे रेगुलर सैनिक है, अगर वो पहला सिपाही पहले दिन अगर हताहत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको 15 साल तक फुल सैलरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, उसकी ग्रेच्युटी मिलेगी, उसके परिवार को तमाम जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ताउम्र मिलते रहेंगे। डिपेंडेंट्स को, मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स। और हमारे रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर इस बात को बोला कि एक अग्निवीर को भी शहीद ही माना जाता है। युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। तो हम तो बस यहाँ पर इतना ही पूछना चाहते हैं हमारे रक्षा मंत्री से कि जो आप शहीद कह रहे हो, क्या वो सिर्फ बोलने के लिए शहीद कह रहे हो, भावनाओं में बहकर शहीद कह रहे हो, या फिर एक्चुअल में उसको शहीद का दर्जा मिलता है? और शहीद का दर्जा मतलब उसकी फैमिली को उसके मरने के बाद सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अच्छा, आप पूर्व सैनिक कल्याण का जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हो। वहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि एक रेगुलर जवान जब शहीद होता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और जब एक अग्निवीर शहीद होता है उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। अब हम इसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितना पैसा मिलता है, कैसे पैसा मिलता है, कितने टाइम में पैसा मिलता है, इस सब डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे भी बड़ा एक और सवाल है। उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो।
एक तरफ तो अग्निवीर का सैनिक है हमारा, जिसको कुछ महीने की ट्रेनिंग मिली है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल की ट्रेनिंग मिली है, और उसको भेज दिया जाता है बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए। किससे? ऐसे सैनिक से जो चाइना या पाकिस्तान का है और वो 15 साल से या 20 साल से आर्मी में सर्व कर रहा है और उसके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है हथियार चलाने का, स्ट्रेटेजी बनाने का, लड़ने का। ऐसे जवान के आगे अगर आप हमारे अग्निवीर को खड़ा कर दोगे, ये बात आपको कहीं ना कहीं अजीब नहीं लगती? फिर चाहे आप उस शहीद को मरने के बाद 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, लेकिन क्या ये पैसे एक इंसान की कीमत, उसकी फैमिली पर जो बीतता है, उस चीज को कभी भी भर सकते हैं? ये तो सभी बहस करी जा रहे हैं, झगड़ा करी जा रहे हैं, लेकिन जो उसने जान गंवाई है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसकी फैमिली को कोई पेंशन वगैरह दिया जाए। पैसे तो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ दे दिया जाए, 2 करोड़ दे दिया। 1 करोड़ 2 करोड़ को हम क्या करेंगे जब हमारा बेटा ही नहीं रहा? लेकिन हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने इसके ऊपर कोई डिटेल नहीं दी, कोई फैक्ट्स को प्रेजेंट नहीं किया, बस उठकर बोल दिया कि अग्निवीर को भी शहीद माना जाता है। इस तरह तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने भी एक बार पार्लियामेंट में बोल दिया था, जान दे देंगे इसके लिए। अब बताओ, जब टाइम आएगा असल में जान थोड़ी दे देंगे। देखिए, ये जुमला है। दूसरी बात, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की, जिसने स्वयं मोदी जी को अपने 2 पैरों पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, ये नजारा भी 10 साल में पहली बार देखने को मिला। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन, उसने बोला क्या था? उसने ये बोला था कि हिंदू जो है वो हिंसा कभी नहीं फैलाता, हिंदू नफरत कभी नहीं फैलाता, लेकिन ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, और ये बात बाय द वे लीडर ऑफ अपोजिशन ने बीजेपी की तरफ हाथ करके बोली थी कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये 24 घंटा देश के अंदर हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। बस प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की इस बात को पकड़ लिया और बीच में खड़े होकर उन्होंने ये बात बोल दी कि इस तरह से पूरी हिंदू कम्युनिटी को हिंसक कहना बहुत गलत है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। बताओ, सरेआम एक बात को पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्ती हिंदू कम्युनिटी से जोड़ दिया गया। अब या तो हमारे प्रधानमंत्री को हिंदू इतना भोला लगता है कि वो उठकर इस तरह से जबरदस्ती जोड़ेंगे और हिंदू मान लेगा, या फिर ये एक इशारा था, ये एक हिंट था। किसके लिए? हमारे गोदी मीडिया के लिए। चलो बेटा, अब काम पर लग जाओ, बहुत छुट्टियां मना ली, अब चुपचाप इसके ऊपर डिबेट्स करनी शुरू कर दो कि हिंदू हिंसक है या नहीं है। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। और हमारा गोदी मीडिया, अब हम उसका तो क्या ही कहें, वो इस लेवल तक गिर चुका है कि आज गोदी मीडिया इसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहा जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपके और हमारे और मुद्दे उठाए हैं, जैसे अग्निवीर का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा।
इन मुद्दों को छोड़कर वो किस मुद्दे पर बात कर रहा है, हिंदू हिंसक है या नहीं है। अब हमारी तो पर्सनल एक सलाह है जितने भी गोदी मीडिया के ये एंकर हैं इनको, कि अच्छा सा टाइम देखकर तुम सारे इकट्ठे हो जाओ और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। छोड़ो, इन्होंने वो भी नहीं करना, इन्होंने बस चाटुकारिता कर दी है, तो हम इनको इनके हाल पर ही छोड़ते हैं और वापस चलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। अब इतना सब होने के बाद हमें एक उम्मीद तो थी कि हमारे प्रधानमंत्री जब उनका स्पीच देने का टाइम आएगा तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद कर देंगे, कैसे, फैक्ट्स को दिखाकर। लेकिन हुआ क्या, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑपोजिशन के एक और नेता का आपको दिखाते हैं जो इस टाइम ऑपोजिशन में सेकंड नंबर पर है, अखिलेश यादव। होए वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अब इनकी स्पीच के टाइम पर एक चीज हमने नोटिस की कि जिस तरह से राहुल गांधी की स्पीच में बार बार उठकर उनको टोका जा रहा था, उनको ये बोला जा रहा था कि वो फैक्ट्स को प्रेजेंट करें, वो जस्टिफाई करें जो वो बात बोल रहे हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव बोल रहे थे उस टाइम पर सरकार में से कोई भी मंत्री उठकर खड़ा नहीं हुआ। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज, खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। ना स्पीकर ऑफ लोकसभा से संरक्षण की मांग हुई, ना ही नियमों का हवाला दिया गया, ना ही ये बार बार याद दिलाया गया कि पार्लियामेंट में क्या नियम लागू होते हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या मुद्दे उठाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं और अभी बारिश और हो जाएगी। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो अखिलेश यादव जो कुछ भी बोल रहे थे उसका जवाब सरकार के पास एक्चुअल में नहीं था, या फिर दूसरा ये कि अयोध्या की हार के बाद बीजेपी अभी तक उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई। उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। बताओ, अखिलेश यादव सरकार की एक एक करके पोल खोलते रहे, एक एक करके धागे खोलते रहे, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, और सरकार बिल्कुल चुप, सन्नाटा, साइलेंट। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, सीरियसली आप खुद ही सुन लो। और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। अब क्या सरकार को यहाँ पर खड़े होकर नहीं कहना चाहिए था कि नहीं, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्सप्रेसवे बना है उसके अंदर सेंटर का भी पैसा लगा हुआ है। मोदी जी सिर्फ वहां फीता काटने नहीं गए हैं। बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? मैं नहीं बताऊंगा। पर नहीं बोला,
और तो और सरकार ने तब भी नहीं बोला जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के 3 गांव जो उन्होंने गोद लिए हुए हैं उनको भी घसीट कर ले आए। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। अब यहाँ पर कितना अच्छा मौका था सरकार के पास, हमारे मोदी जी के पास, कि वो अखिलेश यादव को बीच में टोक देते, बीच में काट देते और बोल देते कि नहीं, उन 3 गांव का इतना ज़्यादा कायाकल्प हो चुका है कि अब तो यूएसए से जो बाइडन, ट्रंप, इवन एलोन मस्क वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा अगर हमारा ये कहना आपको ज़्यादा लग रहा है तो अभी तो हम जब प्रधानमंत्री की स्पीच पर आएंगे तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि ज़्यादा होता क्या है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? स्मार्ट सिटी की योजना तो सरकार की पिछले 10 साल से चल रही है, तो क्या सरकार के पास उसके रिलेटेड भी फैक्ट्स नहीं थे अखिलेश यादव का मुंह बंद करवाने के लिए? अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं, और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली। बताना चाहिए था सरकार को कि कैसे सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों के ऊपर रंग बिरंगी छतरियां लगा दी हैं और उसको स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया है। किस तरह से जब मॉनसून आता है तो हमारी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो सिटी ऑफ वेनिस में बदल जाती है। वहाँ पर लोग नाव में सफ़र करके ऑफिस जाते हैं। सच बताइए, इतनी कमज़ोर तैयारी सरकार की पिछले 10 साल में हमने तो पहली बार देखी है, या फिर हमने शायद पहली बार पार्लियामेंट के अंदर इतना मजबूत विपक्ष देखा है। हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी, तो जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बना लेंगे। देश की इकॉनमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग
चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज़ उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। शॉर्ट में अगर कहें तो अखिलेश यादव ने सिर्फ एक्सप्रेस वे की बात नहीं की, उसने सिर्फ स्मार्ट सिटी की पोल नहीं खोली, बल्कि पर कैपिटा इनकम की भी बात की, इकोनॉमी की भी बात की, ग्रोथ रेट की बात की, हंगर इंडेक्स की बात की, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की, गंगा सफाई अभियान की बात की, अनाथ पशुओं की समस्या, गन्ने के भुगतान तक की भी पोल उन्होंने खोली। हाँ, इतना शुक्र है कि गंगा के नाम पर किसी की भावनाएं पार्लियामेंट के अंदर आहत नहीं हुई। नहीं, आजकल बहुत जल्दी लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। पर जो भी है, भावनाएं किसी की आहत हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अयोध्या के लोगों ने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली और इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार को भी समझा दी कि राम मंदिर, आस्था के नाम पर बड़े बड़े इवेंट, ये सब ठीक है, ये सब आस्था का विषय है, लेकिन अगर आपको सत्ता चाहिए तो उसके लिए आपको यूथ को नौकरी देनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम को आपको डेवलप करना पड़ेगा। चलो आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। अभी 2017 में अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट दीपोत्सव नाम से ऑर्गेनाइज किया गया। इतना भव्य, इतना ग्रैंड, कितने लाख दिए उसमें जलाए गए, इतनी जबरदस्त लाइटिंग, पूरा गोदी मीडिया 24 घंटे उस इवेंट की लाइव कवरेज कर रहा था। लेकिन असल पिक्चर अयोध्या की बाहर कब आई? तब बाहर आई जब वो इवेंट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो इवेंट खत्म हुआ उसके बाद अयोध्या के जो लोकल रेजिडेंट्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वो वहाँ पर आकर दियों से बचा हुआ तेल कलेक्ट करने लग गए और उसकी पिक्चर्स वायरल होने लग गई ट्विटर के ऊपर, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। और शायद यही कारण था कि जब अखिलेश यादव स्पीच दे रहे थे उस टाइम पर सरकार में से किसी भी मंत्री ने खड़े होकर बीच में उनको नहीं टोका। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहाँ सबसे
बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। इसी तरह जब ऑपोजिशन से महुआ मोइत्रा वो स्पीच देने के लिए खड़ी हुई तो हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से वॉकआउट करके चले गए, वो वहां से बाहर चले गए। Pradhan, Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign सर, आज तो सुन के जाइए सर, never mind, my bad luck। वैसे आपको बता दें हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने महुआ मोइत्रा की स्पीच को सुना या नहीं सुना, लेकिन आपको उसकी स्पीच को जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। The last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. In my maiden speech in the Lok Sabha in June 2019, I spoke on the 7 signs of fascism that were taking over this country. 5 years to the date, on June 27, 2024, this House saw the unprecedented scene of the marshals welcoming the President of India, the Honorable President, with a Sengol in their hand. The Sengol is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. But Honorable Speaker, sir, it is understandable why this happened. Because the BJP has still not understood that their 303 brute majority, their Rajtantra, has been reduced to a 240-seat minority by the Loktantra. They are still living in the world of the Sengol. Anyways, ये थी पिछले 10 साल की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर। अब आते हैं सरकार के ऊपर, सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच के ऊपर। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है।
कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। सबसे पहले तो हमें बहुत दुख हुआ। क्या देखकर दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री, उनकी स्पीच का लेवल पिछले 10 साल में कहां से कहां आ गया। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। बताओ, अब वो दिन आ गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री, वो किस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं? बालक बुद्धि के ऊपर। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। नहीं, हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को रोस्ट करना चाहते थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रोस्ट करना चाहते थे, लेकिन हमें ये बात कतई समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रोस्ट करने के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बच्चों को क्यों ले आते हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा।
पहले भी एक बार राहुल गांधी के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री ने डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों का मजाक बना दिया था, और इस बार बालक बुद्धि। बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हमने तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। वैसे हम हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ पर एक सलाह भी देना चाहते हैं, आप राहुल गांधी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। राहुल गांधी के चक्कर में आपकी ही एक मंत्री स्मृति ईरानी, वो भी 10 साल पड़ी रही, कोसती रही, पानी पी पी कर उसको गालियाँ देती रही। आज क्या हाल है उसका, आज वो कहाँ पर है, आप खुद हमसे बेहतर जानते हो। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। चलो आपको हम हमारे देश की ब्यूटी दिखाते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो उस कम्युनिटी से आता है जिस कम्युनिटी को दिन रात गलत बोला जाता है, आमिर खान। वो इंसान डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों के ऊपर एक मूवी बनाता है, और मूवी भी ऐसी ज़बरदस्त मूवी बनाता है तारे ज़मीन पर, जिसको देखकर बच्चों का तो पता नहीं लेकिन पेरेंट्स की जो बुद्धि है वो ज़रूर बदल गई, उनका पेरेंटिंग का तरीका तक बदल गया। दूसरी तरफ हमारे 56 इंच के महापुरुष जिनका जन्म भी बायोलॉजिकल नहीं हुआ है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। वो हमारे देश में डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों का मजाक बना देते हैं, किसके चक्कर में, एक ऑपोजिशन के नेता के चक्कर में, और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब ये होती है ब्यूटी डेमोक्रेसी की। बात तो सही है। एनीवेज, हमारे प्रधानमंत्री के पास अच्छा खासा मौका था लीडर ऑफ अपोजिशन को चुप कराने का, अखिलेश यादव को चुप कराने का। मारते उनके मुंह पर फैक्ट्स, लगा देते उनके मुंह पर फैक्ट्स का ताला, लेकिन बालक बुद्धि। क्या बोला तूने? नहीं, हमारा यहाँ पर यह मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री बालक बुद्धि पर बोलते रहे। बालक ये, बालक वो, बालक बुद्धि ऐसी, बालक बुद्धि वैसी। कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। अच्छा, हमें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच को सुनकर ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन के अकॉर्डिंग इस देश के अंदर 2 तरह के शहीद बना दिए गए हैं, उसी तरह से 2 तरह की बालक बुद्धि भी बना दी गई है, 2 तरह के बालक भी बना दिए गए हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहीं समझे, हम समझाते हैं। एक तो वो बालक जिसमें प्रधानमंत्री खुद को देखते हैं, मतलब वो बालक जो नदी में से मगरमच्छ के बच्चे को उठा कर ले जाता है। दूसरा वो बालक जिसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को देखते हैं। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। अब आप यहां पर खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और जरा ये बताओ कि एक्चुअल में अपने बालपन से अभी तक, अपने बचपन से अभी तक बाहर कौन नहीं आ पाया? हम इस पर कुछ नहीं बोल रहे। बड़ा हरामी हो बेटा। ऑन अ सीरियस नोट, संसद में आप लोगों ने, जनता ने अपनी वोट की ताकत को दिखाकर ऑपोजिशन को स्ट्रांग तो जरूर कर दिया, लेकिन अगर आज भी आपको ये गलतफहमी है कि सरकार आपके मुद्दों पर बात करेगी या आपके मुद्दों पर बात होने देगी और ऑपोजिशन के साथ मिलकर उसके सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ जाएगी जो एथिकली होना भी चाहिए, जो काम है संसद का, तो आप सरासर गलत। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज भी दूर दूर तक सरकार का कतई मूड नहीं लग रहा कि वो मुद्दों के ऊपर बात करे, वो मुद्दों के ऊपर चर्चा करे। बस आज भी सरकार वही कर रही है जो वो पिछले 10 साल से करती आई है, या तो बात को घुमा दो या बात को उस तरफ ले जाओ जिस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है और जिस बात से आपको और हमको कभी भी लाइफ में कोई फायदा होने नहीं वाला है, जैसे हिंदू हिंसक है या नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बाकी अभी तो ये पहला सेशन था, अभी तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव जो 2nd नंबर पे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं अपोजिशन में, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ ये पहला सेशन था सरकार का। अभी तो बहुत सी चीज़ें होने बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो ये सर्कस और भी ग्रैंड लेवल पर जाने वाला है। 24 के चुनाव में
कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और हम आपके सामने इसी तरह आते रहेंगे जब तक आ सकते हैं, क्योंकि सरकार बहुत जल्दी नया डिजिटल बिल भी लाने वाली है। उसके आने के बाद हमारा चैनल कितना सेफ रहता है, कितना नहीं रहता है, ये हमें खुद को नहीं पता, लेकिन तब तक हम इसी तरह आपके सामने आकर आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि आपके आसपास क्या चल रहा है। और आप एक काम करो, मस्त रहो, एंजॉय करो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।